हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स दोस्तों, जो भारतीय इतिहास का है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है। हम लोगों ने मुगल साम्राज्य का पार्ट 1 देख लिया था दोस्तों। आगे देखते हैं अकबर से दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहां जाकर इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अकबर 1556 से लेके दोस्तों इसका शासनकाल 1605 ईस्वी तक रहा दोस्तों। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजपूत राजा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर के जन्म के समय हुमायूं शेरशाह से परास्त होकर ईरान प्रवास कर गया था और उसी दौरान उसका चाचा कामरान उसे बंदी बनाकर अपने साथ कंधार ले गया था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में कालानौर नामक स्थान पर था। यानी जब हुमायूं की मृत्यु हुई दोस्तों, तो उस समय अकबर कहाँ था दोस्तों? तो पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर में स्थित कालानौर नामक स्थान पर मात्र 13 वर्ष 4 महीने की आयु में उसका राज्याभिषेक किया गया था। यानी अकबर को जो है राज्याभिषेक दोस्तों कितना वर्ष में हुआ था? मात्र 13 वर्ष की एज में जो है उसका राज्याभिषेक किया गया। कब? 14 फरवरी 1556 में। बैरम खां का प्रभाव काल और पर्दा शासन, यानी अकबर छोटा था दोस्तों, इसी के लिए ये किसी के अंदर ही काम कर रहा था दोस्तों, जो था बैरम खान। हुमायूं का विश्वास्त तथा प्रिय अधिकारी बैरम खां 4 वर्षों तक 1556 से 60 तक अकबर का संरक्षक रहा। अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की। तो पूछा जाता है दोस्तों, खाने खाना की उपाधि किसको दिया गया? तो बैरम खां को अकबर के द्वारा दिया गया। बैरम खां को मुगल साम्राज्य में वजीर का पद प्राप्त था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को हुआ था। तो दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। हेमू अफगान शासक आदिल शाह सूर का सेनापति था, जिसे उसने विक्रमादित्य की उपाधि देकर वजीर नियुक्त किया था। तो विक्रमादित्य अगर पूछा जाता है दोस्तों कि मध्यकाल में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन था, तो कौन था दोस्तों? तो हेमू था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय हुई और हेमू को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। बैरम खान ने आरंभिक दौर के शासन में साम्राज्य को एक सूत्र में बांधे रखा और इस दौरान उसने अमीरों को पूर्ण नियंत्रण में रखा, लेकिन राज्य पद पर उसका प्रभुत्व बहुत अधिक था और उसके विरुद्ध षड्यंत्र किए गए। अंततः बैरम खान ने विद्रोह कर दिया। बैरम खान कि हज के लिए मक्का जाते समय अहमदाबाद के निकट पाटन नामक स्थान पर एक अफगान द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। तो बैरम खां की हत्या कैसे हो गई दोस्तों? वो हज के लिए जा रहा था, तो अहमदाबाद के निकट पाटन नामक एक जगह है दोस्तों, वहीं पर जो है एक अफगान के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। बैरम खां के पुत्र को अकबर का संरक्षण प्राप्त हुआ। तो बैरम खां का जो पुत्र था उसको अकबर का संरक्षण प्राप्त हो गया दोस्तों। वह अब्दुल रहीम खाने खाना के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि अकबर के नवरत्न में भी शामिल थे, तो उसे जो है अकबर का संरक्षण प्राप्त हुआ। ये बैरम खां का पुत्र था, जिसने साम्राज्य के कुछ सर्वाधिकार महत्व के और सैनिक तथा सैनिक पदों पर कार्य किया। आगे देखते हैं दोस्तों, राजत्व सिद्धांत। अकबर के राजत्व की अवधारणा को अबुल फजल ने विस्तार से प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार राजत्व एक दैवीय देन थी जो ईश्वर बिना किसी मध्यस्थ की सहायता के शासक को प्रदान करता है, तथा राजस्व से युक्त शासक का स्थान सबसे उच्च होता है। यह मूल रूप से उदार निरंकुशता की अवधारणा थी। राजत्व संबंधी इस अवधारणा में प्राचीन ईरानी विचारों के साथ साथ हिंदू एवं इस्लामी चिंतन से संबंधित धारणाओं का समावेश किया गया था। तो ये अकबर का जो राजत्व नीति था दोस्तों, उसमें जो है प्राचीन ईरानी विचार, उसके साथ साथ हिंदू और इस्लामी चिंतन से संबंधित भी धारणाओं का समावेश देखने को मिलता था। अकबर के द्वारा राजपूत नीति देखते दोस्तों।
अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य के विस्तार के दौरान राजपूत शक्तियों के साथ विशिष्ट संबंध स्थापित हुए। कालांतर में राजपूत शक्तियां मुगल साम्राज्य के पक्षधर तथा सैन्य शक्ति का महत्वपूर्ण आधार बन गई। यानी उस समय जो है राजपूत शक्ति जो थी वो मुगल साम्राज्य के पक्षधर में आ गई थी दोस्तों, और उसके सैन्य शक्ति में महत्वपूर्ण आधार के रूप में अपनी भूमिका निभा रही थी। आगे देखते हैं दोस्तों, अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक विद्रोहों में शामिल उसके सतोले भाई मिर्जा हकीम, उज्बेकों तथा अफगानों आदि के विद्रोह ने अकबर को राजपूतों से मैत्री संबंध स्थापित करने हेतु प्रेरित किया। अकबर द्वारा राजपूतों के साथ मैत्री के साथ साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके फलस्वरूप मुगलों की राजपूतों के रूप में शक्तिशाली योद्धाओं की सेवाएं प्राप्त हुई, जिसने न केवल अपनी निष्ठा और वफादारी स्पष्ट की अपितु मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण और विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। कौन? तो राजपूत लोग। आगे देखते हैं दोस्तों, अकबर के साम्राज्य का विस्तार देखते हैं दोस्तों, किस रूप में अकबर का साम्राज्य विस्तार हुआ। पहला देखते हैं दोस्तों, मालवा जो कि 1561 ईस्वी में, वहाँ का शासक बाज बहादुर था दोस्तों। 1561 में सेनापति अधम खां ने सारंगपुर के युद्ध में बाज बहादुर को हराया। बाज बहादुर भाग गया, जबकि उसकी रानी जो रूपमती ने थी वो आत्महत्या कर ली। 1562 में पीर मोहम्मद खां को मालवा का सूबेदार बनाया गया तथा दक्कनी राज्यों की सहायता से बाज बहादुर ने पुनः आक्रमण किया और पीर मोहम्मद खां मारा गया तथा मालवा पर पुनः बाज बहादुर का अधिकार हो गया। अब्दुल्ला खां उज्बेक ने पुनः मुगल अधिकार स्थापित किया और बाज बहादुर मुगल मनसबदार बन गया दोस्तों। आगे देखते हैं, उसी तरीके से चुनार 1561 में ही हुआ दोस्तों। चुनार का जो सूबेदार था वो आसफ खां था दोस्तों। गोंडवाना 1564 ईस्वी में दोस्तों, और इसका जो है वीर नारायण और इसकी माता रानी जो दुर्गावती संरक्षिका थी। वीर नारायण वहाँ का शासक था दोस्तों, और दुर्गावती जो है उसकी जो माता थी वही इसकी संरक्षिका थी। आमेर जो कि जयपुर में स्थित है दोस्तों, 1562 ईस्वी में इस पर अधिकार हुआ दोस्तों। वहाँ का शासक भारमाल था। 1562 में कछवाहा शासक भारमाल बिहारी मल पहला राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अधीनता मानी तथा अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से किया। इसी से पुत्र सलीम उत्पन्न हुआ। अकबर ने भारमाल के पुत्र भगवान दास और पोते मानसिंह को उच्च मनसबदार बनाया था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, मेड़ता जो कि 1562 ईस्वी में। आगे देखते हैं मेवाड़ जो कि उदय सिंह वहाँ का शासक था दोस्तों, 1567 ईस्वी में। 1567 ईस्वी में अकबर के नेतृत्व में आक्रमण किया गया दोस्तों। राणा ने मालवा के बाज बहादुर तथा विद्रोही मिर्जाओं को संरक्षण दिया था। राणा भाग गया तथा जयमल एवं फत्ता अदम्य वीरता दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने चित्तौड़ के किले में कत्लेआम करवाकर 30,000 लोगों की हत्या करवा दी थी दोस्तों। आसफ खां को वहां का किलेदार बनाया गया। जयमल एवं फत्ता की गज आसीन मूर्तियां आगरा के किले द्वार पर लगवाई गई दोस्तों। और फिर मेवाड़ में राणा प्रताप हुए दोस्तों। 7 से 18 जून 1576 ईस्वी में मानसिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों एवं राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें घायल राणा को युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा तथा झाला राणा का मुकुट पहनकर लड़ता रहा। 1597 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले राणा ने मेवाड़ के अधिकांश भूभाग पर पुनः अधिकार कर लिया था दोस्तों। रणथंभौर 1569 ईस्वी में दोस्तों, वहाँ का शासक सूरज नारायण था दोस्तों। ये मेवाड़ के अधीन था। 45 दिनों तक डेरा डालने के बाद मुगल सेना ने जीत प्राप्त कर ली थी रणथंभौर पर भी दोस्तों। इसी तरीके से कलंजर का शासक रामचंद्र था, उस पर भी जो है मुगलों का अधिकार हो गया। मारवाड़ 1570 में, बीकानेर 1572 ईस्वी में, बंगाल एवं बिहार जो कि वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? दाऊद, 1574 से 76 में। आगे देखते हैं दोस्तों, बंगाल एवं बिहार 1574-76 के दौरान दाऊद पहले मुनीम खां से लड़ा, जिसमें तुकराई में पराजय के बाद उसने संधि की, परंतु कालांतर में संधि तोड़ने के कारण खाने जहां ने उसे राजमहल के पास हराकर मार डाला। काबुल 1581 में जीता दोस्तों। वहाँ का शासक मिर्जा हकीम था। मिर्जा हकीम अकबर का सौतेला भाई था, यानी अकबर का सौतेला भाई कौन था? मिर्जा हकीम।
जो काबुल का सूबेदार था। इसने बार बार विद्रोह किया तथा स्वयं को बादशाह घोषित किया। अंततः मान सिंह ने काबुल पर अधिकार कर लिया। अकबर ने मिर्जा हकीम की बहन बख्तुन्निसा बेगम को काबुल का सूबेदार बनाया और 1581 ईस्वी में मिर्जा हकीम की मृत्यु हो गई और 1581 में मान सिंह सूबेदार बना दिया गया दोस्तों। इसी तरीके से 1586 में कश्मीर पर अधिकार हो गया दोस्तों, जहां का शासक याकूब खां था। सिंध पर 1591 में, जो कि मिर्जा जानी बेग वहां का शासक था। खानदेश 1591 में अली खां, उड़ीसा निसार खां था वहां शासक दोस्तों, और बलूचिस्तान मीर मासूम वहां का शासक था, उसे जीता गया। कंधार 1595 ईस्वी में पुनः। आगे देखते हैं, अहमदनगर 1595 ईस्वी में इसने जीता। आगे देखते हैं दोस्तों, अकबर की धार्मिक नीति। अकबर ने शासन के बागडोर संभालते ही मुस्लिम राज्य में गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जजिया नामक व्यक्तिगत कर को समाप्त कर दिया। साथ ही उसने प्रयाग, बनारस आदि पवित्र स्थानों में स्नान करने के लिए जाने वाले लोगों पर लगाए जाने वाला तीर्थ कर भी समाप्त कर दिया। अकबर ने सुयोग्य हिंदुओं को सरदार के वर्ग में स्थान देकर उदार सिद्धांतों को मजबूत किया। इनमें सबसे अधिक राजपूत थे, लेकिन गैर राजपूत मनसबदारों में राजा टोडरमल, जो कि राजस्व मामलों के विशेषज्ञ थे, तथा राजा बीरबल दरबारी कृपा पात्र प्रमुख थे। आगे देखते हैं दोस्तों, इबादत खाना। तो अकबर द्वारा जो इबादत खाना बनाया गया दोस्तों, उसका देखते हैं। 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बड़े कक्ष का निर्माण कराया। तो पूछा जाता है दोस्तों, इबादत खाना का निर्माण कब हुआ? 1575। यह एक प्रार्थना कक्ष था जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वान, रहस्यवादियों तथा बौद्धिक जनों की गोष्ठियां आयोजित करता था। अकबर उनके साथ आर्थिक तथा आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा करता था दोस्तों। अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में इबादत खाना में प्रारंभ हुई कटुता तथा वैमनस्यता की भावना को देखते हुए होने वाली संगोष्ठी को बंद कर दिया। अकबर ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए पुरुषोत्तम और देवी जरथुष्टी धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या के लिए महारानी राणा और ईसाई धर्म के विशेषज्ञों के लिए अनुरोध पत्र के साथ अपना एक दूत मंडल गोवा भेजा और पुर्तगालियों ने अक्वावीवा तथा मोनसेरट नामक 2 मिशनरियों को अकबर के दरबार में भेजा, जहां वे 3 वर्षों तक रहे दोस्तों। इसके अतिरिक्त अकबर के अनुरोध पर काठियावाड़ के प्रमुख जैन मुनि हीरा विजय सूरी ने भी उसके दरबार में 2 वर्ष तक निवास किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि अकबर के अनुरोध पर कौन जैन मुनि आए थे दोस्तों? तो हीरा विजय सूरी। अकबर ने मुल्लाओं के व्यवहार से विरक्ति के कारण इबादत खाना को ईसाइयों, जरथुस्त्रियों, हिंदुओं और जैनों के अतिरिक्त नास्तिकों के लिए भी खोल दिया था। इस कारण अब इबादत खाना में होने वाली चर्चाओं का क्षेत्र विस्तृत हो गया था। इसी समय आला सदर अब्दुल नबी की कारगुजारियों की जांच की गई और उसे धर्मार्थ जमीनों अर्थात मददे मास के वितरण में भ्रष्टाचार और अत्याचार का दोषी पाया गया। मजहर की घोषणा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है अकबर द्वारा मजहर की घोषणा कब की गई? तो सितंबर 1579 ईस्वी में अकबर ने मुल्लाओं यानी धार्मिक मामलों के ज्ञाता के समान अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए मजहर की घोषणा कर दी। इस घोषणा पत्र में यह दावा किया गया कि जिन लोगों को कुरान की व्याख्या करने का अधिकार है, यदि उनके बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राजा यानी अकबर को यह अधिकार है कि वह ऐसी व्याख्या का पालन करे जो देश हित में हो और सुव्यवस्था के प्रति अपनी भागीदारिता के निर्वहन में सक्षमता प्रदान करती हो। आगे देखते हैं दोस्तों, दीने इलाही। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अकबर द्वारा दीने इलाही कब चला गया? तो 1582 ईस्वी में। अकबर द्वारा विभिन्न धर्मों के संपर्क में आने के पश्चात 1582 ईस्वी में एक नए धर्म दीने इलाही तौहीद इलाही की स्थापना की गई। बदायूनी के अनुसार अकबर इस्लाम से विमुख हो गया और एक नए धर्म की स्थापना की जो हिंदू, ईसाई और जरथुस्त्री आदि धर्मों का मिश्रण था। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके लिए
अबुल फजल और बदायूनी ने तौहीद इलाही शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है एकेश्वरवाद। तौहीद इलाही वास्तव में सूफी मत जैसा एक पंथ था, जिसे दीन इलाही भी कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, अबुल फजल के अनुसार लोगों की सांसारिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों में सामंजस्य हेतु आवश्यक था कि बादशाह लोगों की रहनुमाई यानी मार्गदर्शन करे तथा मुरीद यानी अल्लाह की खिदमत करने वाला बनाए। इसके अंतर्गत अकबर लोगों को मुरीद बनाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक रविवार दीक्षा का दिन निर्धारित था। नव दीक्षित व्यक्ति अपना सिर सम्राट के चरणों में रख देता था और सम्राट उसे एक मंत्र देता था, जिसे सूफियों की भाषा में शास्त्र कहा जाता है। वह एक दूसरे का अभिवादन अल्लाहु अकबर कहकर करते थे। वे सभी व्यक्ति अपने जन्मदिन के महीने में मांसाहार से परहेज तथा दान दक्षिणा आदि करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, बदायूनी के अनुसार सदस्यों की निष्ठा की 4 अवस्थाएं हुआ करती थी: संपत्ति का अर्पण, जीवन का अर्पण, सम्मान अर्पण और धर्म का अर्पण। तो बदायूनी के अनुसार जो सदस्यों की निष्ठा होती थी वो कितने प्रकार की 4 अवस्थाओं में होती थी। कौन कौन दोस्तों? तो संपत्ति का अर्पण, जीवन अर्पण, सम्मान का अर्पण और धर्म का अर्पण। कुछ प्रमुख अधिकारी, जिनमें बीरबल जो कि हिंदू सरदार था दोस्तों भी एक था, उससे शामिल हुआ या शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। राजा मानसिंह ने इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। यानी दीन इलाही धर्म को मानने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था दोस्तों? तो बीरबल ही था, उसे आमंत्रित किया गया था, जबकि राजा मानसिंह ने जो है इसे अस्वीकार कर दिया था। अकबर की मृत्यु के साथ ही तौहीद इलाही का अंत हो गया। हालांकि मुरीद और शास्त्र की प्रथा जहांगीर के काल तक जारी रही। आगे देखते हैं दोस्तों, जहांगीर का काल। अकबर की मृत्यु के पश्चात 1605 से 1627 तक जहांगीर शासन में रहा दोस्तों। अकबर के ज्येष्ठ पुत्र सलीम का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बिना किसी कठिनाई के जहांगीर के नाम से वह राज सिंहासन पर आसीन हुआ। उसका राज्याभिषेक आगरा के किले में हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, जहांगीर के सत्तासीन होते ही कुछ समय पश्चात उसके ज्येष्ठ पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने लाहौर के निकट एक युद्ध में उसे पराजित किया और बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। 1622 ईस्वी में जहांगीर ने खुसरो को आशीर्वाद एवं सहायता का आरोप लगाकर सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी किसके द्वारा दी गई? तो जहांगीर के द्वारा दी गई। किस लिए दी गई? तो इसका जो बड़ा बेटा खुसरो था उसे आशीर्वाद और सहायता देने का आरोप था अर्जुन देव पर, इसी के लिए जो है उसे फांसी पर चढ़वा दिया गया 1622 में। आगे देखते हैं दोस्तों, जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व जॉन हॉकिंस जो कि 1608 से 11 तक रहा ने किया तथा सम्राट जेम्स प्रथम का दूत सर टॉमस रो 1615 से 19 तक भारत में आया। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जहांगीर के काल में कौन कौन आया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व जॉन हॉकिंस आया था दोस्तों, और जेम्स प्रथम का दूत सर टॉमस रो भी आए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, साम्राज्य विस्तार। तो जहांगीर के समय साम्राज्य विस्तार किस रूप में हुआ दोस्तों? जहांगीर ने अपने शासनकाल में मेवाड़ की ओर ध्यान आकृष्ट किया और महावत खां के नेतृत्व में अनेक अभियान 1605 से 13 मेवाड़ भेजे गए। इसमें अंतिम अभियान शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में भेजा गया और इसके फलस्वरूप मेवाड़ के राणा अमर सिंह और मुगलों के मध्य एक संधि हो गई 1615 ईस्वी में। आगे देखते हैं दोस्तों, मुगलों के साथ मेवाड़ की संधि के पश्चात जहांगीर ने महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह और उसके पुत्र करण सिंह को 5-5 हजार का मनसब प्रदान किया। संधि के पश्चात राणा अमर सिंह ने अपना राजकार्य पुत्रों को सौंपकर नौचौकी नामक स्थान पर अपना शेष जीवन व्यतीत किया। आगे देखते हैं दोस्तों, जहांगीर के शासन काल का दूसरा प्रमुख अभियान दक्कन था। जहांगीर द्वारा दक्कन जो कि अहमदनगर क्षेत्र है दोस्तों, भेजे गए अभियानों में उसे सफलता नहीं मिली क्योंकि उसका दक्कन कुशल नेतृत्वकर्ता मलिक अंबर था और अंततः 1617 में इसने खुर्रम जो कि शाहजहां है दोस्तों के नेतृत्व में भेजे गए अभियान के फलस्वरूप
अहमदनगर तथा मुगलों के मध्य संधि हुई। इसके बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई। तो ये जो शाहजहां जो ताजमहल देखते हैं दोस्तों बनाया है, उसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? खुर्रम। और इसी संधि के बाद जो है जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई। आगे देखते हैं दोस्तों नूरजहां। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। ये जहांगीर की पत्नी थी। इसकी माता जो असमत बेगम थी, इन्होंने इत्र की खोज की थी। अकबर ने नूरजहां के पिता गयास बेग को इत्मादुद्दौला की उपाधि दी थी तथा काबुल का दीवान बनाया, और इसका भाई आसफ भी एक दीवान था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि नूरजहां के पिता का नाम क्या था दोस्तों? इत्मादुद्दौला। गयास बेग था दोस्तों, और उसे इत्मादुद्दौला की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई। नूरजहां का विवाह अली कुली खां से 1594 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर ने अली कुली खां को शेर अफगान की उपाधि दी। शेर अफगान की मृत्यु के पश्चात 1611 में जहांगीर से उसका विवाह हुआ। जहांगीर ने नूरजहां को नूर महल की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। नूरजहां भी जहांगीर के काल में दरबार में प्रमुख स्थान रखती थी। उसका दरबार पर बहुत अधिक प्रभाव था। कुछ आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार नूरजहां ने दरबार में अपने प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने पिता, भाई और खुर्रम को साथ लेकर एक गुट जुंटा बना लिया था दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप जहांगीर पर और दरबार में कोई पद या सरकारी सेवा से पदोन्नति बिना उसके समर्थन के संभव नहीं हुआ करती थी। आगे देखते हैं दोस्तों, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात वह राजनीतिक परिदृश्य से अलग होकर अपना शेष जीवन लाहौर में व्यतीत करती रही और 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। यानी जहांगीर की मृत्यु जब हो गई दोस्तों, तो उसके पश्चात वो लाहौर चली गई और वहीं जो है अपना जीवन व्यतीत की बाकी की, और 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमुख विद्रोह। जहांगीर के काल का सबसे प्रमुख विद्रोह शाहजहां द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण शाहजहां का कंधार जाने से इनकार करना था। कंधार पर ईरानियों के आक्रमण के फलस्वरूप शाहजहां को उनसे युद्ध करने हेतु भेजा जा रहा था, लेकिन शाहजहां को यह संदेह था कि नूरजहां उसे सत्ता से दूर करने का प्रयास कर रही थी। इसी कारण उसने विद्रोह का रास्ता अपनाया। आगे देखते हैं दोस्तों, शाहजहां को इस विद्रोह में मुगलों की दक्कनी सेना का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। गुजरात और मालवा ने भी उसे समर्थन देने की घोषणा कर दी थी। अंततः महावत खान ने उसके विद्रोह को दबा दिया। शाहजहां ने अपने पुत्र दारा और औरंगजेब को मुगल दरबार में भेजकर अपनी वफादारी दिखाई और उसे बालाघाट का सूबेदार प्रदान किया गया। जहांगीर के काल का दूसरा प्रमुख विद्रोह महावत खां का विद्रोह था। यह 1626 ईस्वी में घटित हुआ था। महावत खान ने शाहजहां का विद्रोह का दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा से दरबार के कुछ महत्वपूर्ण लोग क्षुब्ध थे, जिनमें से एक नूरजहां भी थी। इसी वजह से महावत खान भी विरोध कर रहा था दोस्तों। नूरजहां को महावत खां और शहजादा परवेज की निकटता पसंद नहीं थी और उसने दोनों को अलग करने का प्रयत्न किया। महावत खान ने जहांगीर की शाही शिविर को झेलम के तट पर काबुल जाते समय नियंत्रण में ले लिया, परंतु नूरजहां ने कूटनीतिक से महावत खां पर आक्रमण कराए, किंतु वह असफल रही और महावत खां दक्षिण की ओर चला गया। महावत खां की पराजय नूरजहां की सबसे बड़ी विजय थी। कुछ समय पश्चात 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर के निकट शहादरा में दफनाया गया दोस्तों। तो पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो लाहौर के शहादरा में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद शाहजहां गद्दी संभाला दोस्तों। 1628 से लेकर 58 तक इसका शासनकाल रहा। शाहजहां का जन्म लाहौर यानी जो पाकिस्तान में है दोस्तों 1592 ईस्वी में हुआ। वह एक राजपूत माता का पुत्र था। उसकी माता जगत गोसाई मारवाड़ के उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 58 तक था। बहुमुखी प्रवृत्ति का काल था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उसके वकील आसफ खान ने शाहजहां को उत्तराधिकारी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शाहजहां का काल उत्तम स्थापत्य कला का युग माना जाता है दोस्तों। दक्कन और गुजरात की अकाल घटना
उसके शासनकाल की प्रमुख घटना थी, जिसका वर्णन पीटर मुंडी तथा अब्दुल लाहौरी ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दक्कन और गुजरात का अकाल घटना किसके समय हुआ दोस्तों, पूछा जाता है तो शाहजहां के काल में हुआ। किसके काल में हुआ दोस्तों, तो शाहजहां के काल में हुआ। शाहजहां ने 1648 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया। मोहम्मद सैयद ने, जिसे मीर जुमला भी कहा जाता है, शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा कौन ने भेंट किया था, तो मीर जुमला ने भेंट किया था। शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका नाम मुमताज महल से नाम से जानते हैं दोस्तों, 1612 ईस्वी में हुआ, जिसे मलिकाए जमानी के रूप में भी जाना जाता है। तो मुमताज महल का पूरा नाम क्या था दोस्तों, अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि मुमताज महल के नाम से जानी जाती थी, और ये आसफ खां की पुत्री थी, और इसी आसफ खां के योगदान से जो है शाहजहां को गद्दी मिली थी। आगे देखते हैं साम्राज्य विस्तार। शाहजहां के काल में साम्राज्य विस्तार का पहला प्रयास अहमदनगर के विरुद्ध किया गया था, जिसमें 1633 ईस्वी में उसे सफलता मिली और अहमदनगर मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया। 1636 में शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण कर उसे मुगलों का आधिपत्य को स्वीकार करने और साथ ही 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष देने हेतु बाध्य किया था। कहाँ दोस्तों, तो बीजापुर को। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अतिरिक्त शाहजहां ने उज्जैनिया, रतनपुर, पलामऊ, मालवा, गढ़वाल, कुमायूं आदि राज्यों को जीतकर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया और मुगल साम्राज्य के विस्तार में वृद्धि की दोस्तों। आगे देखते हैं, शाहजहां ने अपने काल में मध्य एशिया अभियान करते हुए 1646 ईस्वी में बल्ख व बदख्शां प्रदेश पर विजय प्राप्त करने हेतु अपने पुत्र मुराद को भेजा, परंतु वह असफल रहा। लेकिन 1647 ईस्वी में जब औरंगजेब ने इसमें सफलता प्राप्त कर ली। 1648 से 49 में कंधार का किला, जो कि जहांगीर के काल में मुगलों का था, अंतिम रूप से मुगलों की सत्ता से बाहर हो गया और पुनः मुगल इस पर अधिकार नहीं कर सके। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमुख विद्रोह देख लेते हैं। शाहजहां के समय कौन कौन सा विद्रोह हुआ। शाहजहां के काल का प्रमुख विद्रोह 1628 ईस्वी में बुंदेलखंड के बुंदेलों के द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह तथा पौत्र विक्रमजीत ने किया था। शाहजहां ने 1632 में कासिम खां के नेतृत्व में सेना भेजकर पुर्तगालियों की कृतियों के लिए उनके गढ़ हुगली पर आक्रमण किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सबसे पहले जो है पुर्तगालियों की कृतियों को देखकर किसने आक्रमण किया, तो शाहजहां ने किया। कहाँ किया दोस्तों, तो 1632 में कासिम खां के नेतृत्व में पुर्तगालियों की कृतियों के लिए हुगली पर आक्रमण किया। किसने, तो शाहजहां ने सबसे पहले। शाहजहां और सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के मध्य विवाद का प्रश्न व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बरसाने तथा विधि चंद्र नामक डाकू द्वारा गुरु को घोड़ा उपहार स्वरूप देने के कारण उत्पन्न हुआ था। अंततः गुरु हरगोविंद कश्मीर की पहाड़ियों में स्थित किरतपुर नामक स्थान पर जीवन व्यतीत करने लगे, जहां उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। तो शाहजहां का जो है किससे चल रहा था दोस्तों, गुरु हरगोविंद के मध्य विवाद चल रहा था। आगे देखते हैं शाहजहां का धार्मिक नीति दोस्तों। शाहजहां ने पूर्व से चली आ रही उदारता की नीति में परिवर्तन करते हुए मध्य मार्ग को अपनाया। उसने औपचारिक रूप से राज्य को इस्लामी राज्य घोषित किया तथा शरीयत के प्रति आदर भाव दिखाया। उसने सिजदा एवं पाबोस की प्रक्रिया को बंद कर तथा उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा चलाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि सिजदा एवं पाबोस की प्रथा किसके द्वारा बंद की गई, तो किसके द्वारा बंद की गई थी दोस्तों, तो शाहजहां के द्वारा सिजदा एवं पाबोस की प्रथा बंद की गई थी। और शुरू किसके द्वारा की गई थी, तो बलबन के द्वारा की गई थी दोस्तों। उसके स्थान पर इसने क्या किया है, चहार तस्लीम नाम की प्रथा चलाई। किसने, शाहजहां ने। आगे देखते हैं दोस्तों, इलाही संवत के स्थान पर शाहजहां ने हिजरी संवत को प्रारंभ किया और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर रोक लगा दी थी। यानी जो भी दोस्तों इलाही संवत जो पहले चल रहा था उसे हटाकर शाहजहां ने क्या किया, हिजरी संवत को प्रारंभ करवा दिया दोस्तों, और पगड़ी में जो बादशाह की तस्वीर पहनने पर जो है रोक लगा दी थी। इसके शासनकाल में झरोका दर्शन, तुलादान, हिंदुओं राजाओं को तिलक लगाने की प्रथा थी। वृंदावन जो कि मथुरा में है के वैष्णव मंदिरों को दिए गए अनुदानों की पुष्टि की गई। खंबात जो कि गुजरात में नागरिकों के अनुरोध पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
तथा अहमदाबाद जो कि गुजरात में है दोस्तों, चिंतामणि मंदिर की मरम्मत की छूट प्रदान की गई। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तराधिकारों की समस्या। शाहजहां के शासन के अंतिम वर्षों में उसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार हेतु युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। शाहजहां के पुत्र कितने थे? 4 थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। लेकिन तैमूरी शासन परंपरा में उत्तराधिकारी का कोई स्पष्ट परंपरा नहीं थी। 1657 के अंतिम महीने में शाहजहां दिल्ली में बीमार हो गया और स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। इस समय उसके 3 पुत्र बंगाल में शाह शुजा, गुजरात में मुराद बख्श तथा दक्कन में औरंगजेब उत्तराधिकारी के युद्ध की तैयारियों में लग गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उसके 3 पुत्र, जो कि बंगाल में कौन था? शाह शुजा था, गुजरात में मुराद बख्श था तथा दक्कन में कौन था दोस्तों? औरंगजेब था, और उत्तराधिकारी के युद्ध की तैयारी में लग गया। अपने पुत्रों के मध्य संघर्ष स्थगित करने हेतु शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना वली अहद यानी उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया। उसने दारा को मनसब को 40,000 जात से बढ़ाकर 60,000 कर दिया और इस निर्णय के पश्चात उत्तराधिकारी युद्ध अवश्यंभावी हो गया और इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध हुआ उस युद्ध के बारे में देखते हैं। बहादुरपुर का युद्ध, जो कि फरवरी 1658 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध बनारस के निकट शाह शुजा और शाही सेना सुलेमान शिकोह व जयसिंह के नेतृत्व के बीच हुआ, जिसमें शाही सेना विजय रही। धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में हुआ। यह युद्ध शाही सेना जसवंत सिंह एवं कासिम खां के नेतृत्व में और औरंगजेब तथा मुराद की सम्मिलित सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में शाही सेना की पराजय हो गई दोस्तों। आगे देखते हैं सामूगढ़ का युद्ध दोस्तों। यह युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब तथा मुराद की संयुक्त सेना के मध्य हुआ, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ और इस युद्ध में औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनवाकर उसकी हत्या करवा दी। यानी मुराद जो है औरंगजेब का साथ दिया दोस्तों, और उसने क्या किया कि मुराद को बंदी बनवाकर उसकी हत्या करवा दी औरंगजेब ने। खजवा का युद्ध दोस्तों, इलाहाबाद के निकट खजवा नामक स्थान पर शाह शुजा और औरंगजेब के मध्य हुए इस युद्ध में शाह शुजा की पराजय हुई और वह अराकान का प्रवास कर गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं देवराई का युद्ध। अजमेर के पास देवराई में दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा शिकोह को बंदी बना लिया गया और दिल्ली में उसे मृत्यु दंड दिया गया। इस प्रकार औरंगजेब मुगल वंश का शासक बन गया। यानी औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों का कत्ल करके शासन प्राप्त किया। आगे देखते हैं दोस्तों औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब का जन्म 1618 के ईस्वी में दाहोद गुजरात में हुआ था। औरंगजेब की 1638 में दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया। औरंगजेब उत्तराधिकारी युद्ध 1658-59 में विजयी होकर मुगल वंश का शासक बना। उसका राज्याभिषेक सामूगढ़ की विजय के उपरांत 31 जुलाई 1658 ईस्वी में दिल्ली में किया गया। उसने अबुल मुजफ्फर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण की और उपाधि धारण कर शासन प्रारंभ किया दोस्तों। खजवा व देवराई के युद्ध में विजयी होने के पश्चात 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में पुनः अपना राज्याभिषेक कराया। औरंगजेब ने लगभग 49 वर्षों तक शासन किया दोस्तों। तो औरंगजेब जो है कितने बार राज्याभिषेक कराया दोस्तों? तो 2 बार राज्याभिषेक कराया दोस्तों। साम्राज्य के उत्कर्ष के वर्षों में वह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तथा पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूरब में चटगांव तक विस्तृत था। 1686 में औरंगजेब ने शहजादा मुअज्जम को गोलकुंडा शासक के साथ मिलकर साजिश करने के आरोप में कैद कर लिया और 12 वर्षों के बाद कारावास दंड स्वरूप दिया गया दोस्तों। तो इसका जो बेटा था दोस्तों मुअज्जम, उसको जो है 12 वर्षों तक का है ना वो अपने जेल में रख दिया था दोस्तों, सिर्फ साजिश करने के कारण। गोलकुंडा शासक के साथ मिलकर साजिश कर रहा था इसलिए। आगे देखते हैं दोस्तों, अपने पूर्ववर्ती शासकों के विपरीत औरंगजेब आडंबर एवं दिखावा प्रिय नहीं था। उसका व्यक्तिगत जीवन सामान्य था। उसकी ख्याति एक कट्टरतावादी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में थी। कालांतर में उसे जिंदा पीर कहा गया दोस्तों। तो पूछा जाता है जिंदा पीर किसे कहा गया दोस्तों? तो औरंगजेब को कहा गया। आगे देखते हैं दोस्तों, औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार देखते हैं। औरंगजेब द्वारा मुगलों के साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत असम के अहोम राज्य पर मीर जुमला ने 1661 ईस्वी में आक्रमण किया
और मीर जुमला बंगाल में तत्कालीन मुगल सूबेदार था। 1663 में अहोम शासक पराजित हुए और उसे अपमानजनक संधि हेतु विवश होना पड़ा। मुगलों की सीमा ब्रह्मपुत्र के उत्तर में भराली नदी तक विस्तृत हो गई दोस्तों। आगे देखते हैं, बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खां ने पुर्तगालियों के साथ समझौता किया तथा दक्षिण बंगाल की समस्या का समाधान हेतु प्रयास किया। उसने कूच बिहार को भी मुगल साम्राज्य के अधीन किया और बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप पर अधिकार कर शाइस्ता खां ने अरकानियों से चिटगांव को प्राप्त किया और 1666 में इस जीत के पश्चात बंगाल में विदेशी व्यापार में त्वरित प्रगति हुई। आगे देखते हैं दोस्तों, 1686 में दक्कन क्षेत्र में स्थित बीजापुर पर आक्रमण करा। औरंगजेब ने उसे मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। अक्टूबर 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया तथा वहां के शासक अबुल हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में भेज दिया गया। औरंगजेब के लिए दक्कन में मराठे मुगलों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, यानी दक्कन में जो मराठा था वो मुगलों के लिए उस समय सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों की शक्ति को निरंतर चुनौती दी। गोलकुंडा और बीजापुर पर औरंगजेब के आधिपत्य का मूल कारण मराठों को नियंत्रण में लाना। शिवाजी द्वारा शाइस्ता खां की पराजय के पश्चात औरंगजेब ने जयसिंह को मराठों के विरुद्ध अभियान हेतु भेजा, लेकिन शिवाजी की पुरंदर की संधि 1665 के कारण अल्पकाल के लिए मुगलों के अधीन होना पड़ा दोस्तों। आगे देखते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई, तो 1665 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुई, तो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई दोस्तों। औरंगजेब अपने जीवन पर्यंत मराठों के साथ संघर्षरत रहा और यह मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण भी था दोस्तों। आगे देखते हैं, औरंगजेब के समय हुए विद्रोह। पहला है दोस्तों बुंदेला विद्रोह 1661 में हुआ दोस्तों। अफगान विद्रोह 1667 में। जाट विद्रोह 1669 में। पहला संगठित विद्रोह औरंगजेब के समय का था दोस्तों, जाट विद्रोह, जो कि कारण किसानों एवं भूमि विषयक समस्या थी। प्रारंभ में गोकुला का विद्रोह एवं राजा राम का विद्रोह हुआ। राजा राम ने अकबर के मकबरे को लूटा और चूड़ामन के नेतृत्व में औरंगजेब की मृत्यु पर्यंत विद्रोह करता रहा। अंत में मथुरा के पास भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। आगे देखते हैं दोस्तों, सतनामी विद्रोह हुआ। सिख विद्रोह हुआ जो कि 1675 ईस्वी में था दोस्तों, और राजपूत विद्रोह 1679 से लेकर 1709 तक चलता रहा दोस्तों। शहजादा अकबर का विद्रोह भी हुआ दोस्तों 1681 में, और अंग्रेजों का विद्रोह 1686 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा अंग्रेजों का विद्रोह कब किया गया, 1686 में अंग्रेजों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो धार्मिक नीति क्या था औरंगजेब का दोस्तों, वो देखते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन औरंगजेब के संबंध में लिखी गई नवीनतम कृतियों के संबंध में एक नई दृष्टि विकसित हुई। औरंगजेब की राजनीति एवं धार्मिक नीतियों के मूल्यांकन उस काल की सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत घटनाक्रमों के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है। औरंगजेब के धार्मिक विचार रूढ़िवादी थे। दार्शनिक बहसों या रहस्यवाद में उसकी रुचि नहीं थी। औरंगजेब ने मुस्लिम कानून को हनीफी व्याख्या को अपनाया, जिसका पालन भारत में पारंपरिक रूप से किया जा रहा था, परंतु उसने धर्मनिरपेक्ष फरमान जारी करने में कोई संकोच नहीं किया, जिसे जवाबित कहा जाता है। औरंगजेब एक रूढ़िवादी मुसलमान होने के साथ साथ एक शासक भी था, अतः उसने मुगल साम्राज्य के हित में निर्णयों को संपादित किया। औरंगजेब की राजपूत नीति देखते हैं दोस्तों। औरंगजेब राजपूतों के साथ मित्रता को अत्यधिक महत्व देता था। उसने मेवाड़ के महाराणा का सक्रिय समर्थन प्राप्त करने हेतु प्रयत्न किया और उसने मनसब को 5-5 हजार से बढ़ाकर 6-6 हजार दर्जे का कर दिया। मारवाड़ का राठौर शासक जसवंत सिंह, मेवाड़ के सिसोदिया शासक राज सिंह और आमेर के कछवाहा शासक जय सिंह औरंगजेब के निकटस्थ थे दोस्तों। जयसिंह ने 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु तक उसका मित्र और विश्वस्त परामर्शदाता बना रहा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ना औरंगजेब का जो सबसे विश्वस्त पात्र और उसका मित्र था वो कौन था, जयसिंह था दोस्तों। जसवंत सिंह
जिसे उत्तर पश्चिम में अफगानों की समस्या से निपटने का दायित्व सौंपा गया था दोस्तों। आगे देखते हैं 1678 में जसवंत सिंह की जमरुद्द में मृत्यु के पश्चात मारवाड़ में उत्तराधिकारों की समस्या उत्पन्न हो गई और अनेक दावेदार गद्दी पर अधिकार करना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मान्यता प्रदान की, परंतु राठौर शासकों ने उसकी सत्ता से विहीन कर दिया। अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा माना गया, जो कि जसवंत सिंह का पुत्र था। औरंगजेब ने जोधपुर पर अधिकार करके वहां के मंदिरों को ध्वस्त करने हेतु मुहतसिब को भी नियुक्त किया। इन कृतियों ने मुगलों और राजपूतों के संबंध विच्छेद किए और दुर्गादास के नेतृत्व में राठौरों ने विद्रोह कर दिया। अजीत सिंह का अंततः 1709 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने शासन मान लिया और अंत में 30 वर्षीय युद्ध 1679 से लेकर 1709 में समाप्त हो गया। मेवाड़ के राज सिंह ने औरंगजेब को उत्तराधिकारी युद्ध में समर्थन दिया और मेवाड़ और औरंगजेब ने राणा राज सिंह को मांडल, बिदनूर और मांडलगढ़ के परगने प्रदान किए। कालांतर में जजिया कर को आरोपित करने के कारण मुगलों को राजपूतों से संबंध बिगड़ गए थे दोस्तों। मारवाड़ और मेवाड़ के संबंध में औरंगजेब की नीति दोषपूर्ण थी, इसी कारण मुगलों का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि हाड़ी, कछवाहा तथा अन्य सैन्य टुकड़ियां मुगलों की सेवा में रही, लेकिन महत्वपूर्ण दो राजपूत राज्यों मेवाड़ और मारवाड़ के साथ संघर्ष में मुगलों की राजपूत नीति कमजोर पड़ गई। आगे देखते हैं दोस्तों, मुगल साम्राज्य का पतन किस रूप में हो गया। मुगल साम्राज्य निरंतर उत्तराधिकारों की समस्या का सामना करता रहा। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसके पुत्रों के बीच संघर्ष रहा और फिर औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य के राज सिंहासन के लिए हुआ युद्ध। इस परिस्थिति ने मुगल साम्राज्य के पतन के प्रारंभिक मार्ग को प्रशस्त कर दिया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।